इसके पहले वीडियो में मैंने विक्रय क्या होता है, सेल क्या होता है, उसके बारे में, सेल के विक्रय के सेल के आवश्यक तत्व और एग्रीमेंट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं चर्चा करता हूँ बिक्री और बंधक के बीच प्रमुख अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मोर्टगेज। बंधक को मोर्टगेज कहते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 54 जो है सेल से संबंधित है और सेक्शन 58 जो है वो मोर्टगेज से संबंधित है। मैं आपको विस्तृत रूप से इसका अंतर समझाता हूँ। पहला है परिभाषा। परिभाषा में एक अंतर छिपा हुआ है। बिक्री किसी कीमत के बदले स्वामित्व का हस्तांतरण है। बिक्री किसी कीमत के बदले आप कुछ पेमेंट करते हैं और आपको स्वामित्व का हस्तांतरण मिल जाता है, मतलब आपको स्वामित्व का अधिकार मिल जाता है। इसको बिक्री की भाषा हो, परिभाषा हुई। बंधक किसी ऋण को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति में किसी हित का हस्तांतरण है। संपत्ति के हित का क्या अर्थ है? किसी अचल संपत्ति, जमीन हो, मकान हो, पर कानूनी अधिकार, स्वामित्व या मालिकाना हक या उसमें एक निश्चित हिस्सा होना, इसको संपत्ति में हित कहते हैं। और उसमें क्या है कि कोई चीज आप कोई देते हैं, संपत्ति दे देते हैं ताकि वो आपका ऋण सुरक्षित बना रहे। नाउ दूसरा है स्वामित्व। बिक्री में स्वामित्व पूरी तरह खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है। बिक्री जब होती है किसी घर की, मकान की और जमीन की, तो पूरा स्वामित्व जो है खरीदार के पास चला जाता है। लेकिन बंधक में स्वामित्व बंधक करता यानी देनदार जो देता है, जो विक्रेता है के पास रहता है, जबकि बंधक ग्राही यानी लेनदार को केवल सीमित अधिकार ही मिलता है। सीमित अधिकार तब तक मिलता है जब तक वो पूरा बंधक का जो कर्ज है अदा नहीं कर दे, जो पैसे बकाया है वो वापस नहीं कर देता। तीसरा है उद्देश्य। बिक्री का अर्थ है संपत्ति को अस्थायी रूप से हस्तांतरित करना। बिक्री में क्या होता है कि पूर्ण रूप से संपत्ति जो है हस्तांतरित हो जाती है, क्योंकि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो सारे अधिकार जो विक्रेता के पास थे वो क्रेता के पास चले जाते हैं, तो अस्थायी संपत्ति का अस्थायी रूप से हस्तांतरण हो जाता है। बंधक का अर्थ है ऋण की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करना। तो ऋण के लिए सुरक्षा का संबंध है, पार्श्विक भी कहा जाता है, संपार्श्विक, कोलेटरल भी कहा जाता है। वह संपत्ति या मूल्यवान वस्तु है जिससे आप ऋणदाता, बैंक हो सकता है, के पास गारंटी के तौर पर गिरवी रखते हैं। यानी कोई मूल्यवान संपत्ति है जो आप ऋण के तौर पे बैंक को गिरवी रखते हैं। यह बैंक को क्या करता है? सुरक्षा देता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपकी संपत्ति बेचकर पैसा वसूल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बंधक ने कोई एक मूल्यवान वस्तु जो है आपको बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। किसके रूप में? गारंटी के तौर पर गिरवी रखना पड़ता है। कारण क्या है इसका? यह बैंक को सुरक्षा देता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं, आप असमर्थ हो गए, आप नहीं चुका पाए, तो बैंक उस संपत्ति के जो आपने गिरवी रखी है उसको बेच करके बैंक का जो बकाया पैसा है वसूल कर सकता है। अब बैंक को आप क्या क्या गिरवी रख सकते हैं? बैंक को आप क्या गिरवी सकते हैं? संपत्ति में घर, जमीन, दूसरी कोई जमीन है या घर है, सोना रख सकते हैं, गाड़ी रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट एफडी रख सकते हैं, या शेयर या म्यूचुअल फंड का दे सकते हैं। उद्देश्य क्या है? बैंक को चूक यानी डिफॉल्ट के जोखिम से बचाना, कि वो बैंक डिफॉल्टर न हो जाए कि आपने गलत लोन कर दिया, आपका पैसा जो है डूब गया। तो इसलिए कोई एक गिरवी रखनी पड़ती है, जिसमें अधिकतर घर या जमीन की सेल डीड लोग रखते हैं जमानत के तौर पर या गिरवी के तौर पर। सोना भी रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी जमा कर सकते हैं। वो ऋण के लिए सुरक्षा का काम करता है। म्यूचुअल रिडेम्पशन,
इस रिडम्पशन का मतलब है कि जब बिक्री पूर्ण होती है, अच्छा बिक्री पूर्ण होती है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता। बिक्री के केस में क्या है कि बिक्री पूर्ण होती है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। बंधक में ऋण चुकाने के बाद संपत्ति को वापस पाने का अधिकार निहित होता है। जब आप ऋण चुका देते हैं तो जो भी पैसा आपने कर्ज के रूप में बैंक से लिया हुआ है, जब आप चुका देंगे तो संपत्ति क्या है, आपको वापस मिल जाती है। इसे रिडम्पशन कहते हैं। 5वां है विचारणीय बिंदु। बिक्री के लिए कीमत आवश्यक है, मतलब पैसा देंगे पूरा तभी आपको वस्तु वो मिले, वो मकान या जमीन मिल सकती है। बंधक ऋण सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। बंधक ऋण सुरक्षित करने के लिए जो संपत्ति के मूल्य के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। संपत्ति के मूल्य के बराबर और नहीं भी का मतलब ये है कि आप जितना ऋण बैंक से लेना चाहेंगे उतना ही आपको चुकाना है। आइए दोस्तों देखते हैं उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं। तो बिक्री के केस में जो धारा 54 का में आती है, बिक्री में ए अपना घर बी को, एक पर्सन है जो घर बी को 50 लाख रुपए में बेचता है, उन्हें बेच दिया। अब क्या है, इसका क्या हुआ अर्थ या परिणाम क्या हुआ, ए अब संपत्ति का मालिक नहीं है। क्यों? उसने पूरे 50 लाख रुपए जो ए को चाहिए था बी ने दे दिया है, तो अब संपत्ति का मालिक ए नहीं है। ए को धन प्राप्त होता है और बी के पास संपत्ति के सभी अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। अब सारा जो अधिकार था उस जमीन पर या मकान पे वो जिसने खरीदा है उसके पास चला जाता है। बंधक के केस में क्या होगा, ए बी से 10 लाख रुपए उधार लेता है और गिरवीनामा पर हस्ताक्षर करते हुए अपना घर गिरवी रखता है। मान लीजिए ए बैंक है, बैंक ए जो है बी है बैंक, ए जो है बैंक से 10 लाख रुपए उधार लेता है और गिरवीनामा पर हस्ताक्षर करते हुए अपना घर गिरवी रखता है। परिणाम क्या होगा, ए के पास संपत्ति का कब्जा बना रहता है, लेकिन वह उसे स्वतंत्र रूप में से बेच नहीं सकता। ए के पास कब्जा जरूर है लेकिन वह उसे स्वतंत्र रूप से बेच नहीं सकता। यदि ए तय सीमा के भीतर 10 लाख रुपया ब्याज सहित चुका देता है तो वो बंधक मुक्त हो जाता है और घर का मालिक बन जाता है। जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक वह मालिक नहीं बन सकता। हालांकि संपत्ति का पर कब्जा बना रहता है लेकिन उसको स्वतंत्र रूप से बेचने का अधिकार नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब वह 10 लाख रुपए जो बैंक से उसने कर्ज लिया है वो चुका देता है। यदि ए भुगतान में चूक करता है, अगर ए भुगतान नहीं कर पाता है बैंक यानी बी को, तो बी ऋण की वसूली के लिए घर बेचने का मुकदमा कर सकता है। तो क्या होगा, जो बैंक है या बी है वह एक मुकदमा दायर करेगा कि भाई हमने कर्ज दिया था और वो कर्ज जो है ए ने भुगतान नहीं किया, तो वो मुकदमा दायर कर सकता है। तो दोस्तों ये था बिक्री और बंधक में मुख्य रूप से क्या अंतर है, उसको हमने उदाहरण के तौर पर भी उदाहरण के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन इसमें से भी डिस्क्रिप्टिव टाइप जरूर पूछा जा सकता है, आते भी रहते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों उसको ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करिए और कोई कमेंट की अगर आपको लगता है कोई कमेंट आवश्यक है इससे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।